तो कैसे हो? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मेरे छोटे भाई बहनों की अच्छी तैयारी चल रही होगी। एग्ज़ाम आने वाला है। अब डेट थोड़ा आगे पीछे भी हो सकती है। देखो, अब मैं आरपीएससी चेयरमैन तो हूँ नहीं कि मैं बता पाऊँ कि यार अब कब एग्ज़ाम होने वाला है। मैंने मेरा गेस कर दिया। उस पर भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि ना इस टाइम पे जनवरी में इलेक्शन होने वाला है, जुलाई में पेपर हो जाएगा, सितंबर में पेपर हो जाएगा, अक्टूबर में पेपर हो जाएगा। तो यार देखो, उसका मुझे नहीं पता। जब भी हो पेपर तो उसके अंदर क्या करना है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब देखो, GS1 का पेपर है, मेंस के बारे में हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा इसमें क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किस पार्ट को कितना पढ़ना चाहिए और उनके लिए क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या हो, कौन से पार्ट को ज़्यादा टाइम दें, कौन से पार्ट को कम टाइम दें, उनके बारे में आज इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक दो डिस्क्लेमर भी मुझे दे देने चाहिए। देखो, ये पहाड़ बना हुआ है, इसकी चोटी है। इसकी चोटी पे चढ़ने के लिए मल्टीपल वेज हो सकते हैं। ये तरीका भी हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है। तो उसी तरीके से किसी भी सफलता को पाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं और पहले भी लोग मल्टीपल तरीक़ों से उस सफलता को प्राप्त किए हैं और हम आगे भी लोग प्राप्त करते रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक अलग ही रास्ता हो सकता है। तो जैसे कि हर आप टॉपर्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी सुनते हो, उनकी स्ट्रेटेजी कुछ और हो सकती है, मेरी स्ट्रेटेजी कुछ और हो सकती है। तो इस स्ट्रेटेजी में से केवल वही पार्ट उठाना है जो आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। और सभी का देखो अलग अलग लोगों पे ट्रस्ट होता है, अलग अलग लोगों पे विश्वास होता है। तो अपने विश्वास के अकॉर्डिंग काम करना है। मैं यही नहीं कह रहा कि यही स्ट्रेटजी बेस्ट है या ऐसा ही सब कुछ है। ना ही इस मतलब कि वीडियो के थंबनेल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर आरएस, अब तो आपको आरएस बना के ही रहेंगे, इस रणनीति को फॉलो कर लिया तो आरएस बन के रहोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। जो मैंने रास्ता ट्रेवल किया है, जिस रास्ते से मैं इस मंजिल पे पहुंचा हूं, उस रास्ते के बारे में मैं बताऊंगा और उसमें से आपको चीज़ें उठा लेनी है। तो सबसे पहले कॉमन डाउट आता है, सर क्या हम कोचिंग के नोट्स पढ़ लें और हमें वन स्टॉप सेंटर मिल जाए? क्योंकि आपको बहुत सारे अब मार्केट में ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको पूरा कोर्स एक साथ मिल जाता है। तो सर वो देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बनाया हुआ है और एकदम टू द पॉइंट भी बनाया हुआ है। तो क्या हम वो नोट्स ले आएँ और उसको 10 बार पढ़ लें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखो, मैंने ऐसा किया नहीं था तो मैं इसके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन मतलब कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि हाँ हमने एक मतलब कि पूरा मटेरियल पढ़ा और हमारा सिलेक्शन हो गया। तो मैं भी जब वो बोल रहे हैं तो हो सकता है सिलेक्शन। तो आप ऐसा भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर हम डिटेल में जो स्ट्रेटेजी बताएंगे उसको भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, लाइफ आपकी है, अगले 3 साल आपके हैं। तो जैसे वो एक पहले स्टेटस चलता था, बड़ा फेमस था, आजकल पता नहीं चलता है नहीं चलता, माई लाइफ माई रूल। तो ये आपकी लाइफ है, आपका एग्ज़ाम है, आपके रूल होने चाहिए। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इस एग्ज़ाम की स्कीम को समझने की कोशिश करते हैं। GS1 का जो पेपर होता है वो अपने देखो 3 पार्ट के अंदर आता है। पहली पार्ट के अंदर अपनी हिस्ट्री आएगी, दूसरे पार्ट के अंदर अपना इकोनॉमिक्स आएगा, तीसरे पार्ट के अंदर 3 स्मॉल सब्जेक्ट्स आएंगे। जो स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं उनमें 3 सब्जेक्ट हैं। पहला सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी के बाद मैनेजमेंट है, फिर है ना ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग है। ये तीनों 20 और 20 मार्क्स की हैं और इसमें केवल 2 मार्कर एंड 5 मार्कर पूछे जाते हैं। एक इसी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होती है। 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर क्वेश्चन पूछने से किस तरीके से एग्ज़ाम में अपने को अपनी अप्रोच को बदलना पड़ता है। कई बार अब आपको ना मतलब कि कई बार क्या कोचिंग में नोइंगली और अननोइंगली ना मतलब सोशियोलॉजी में 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उस हिसाब से पढ़ा दिया जाता है। लेकिन आप देखो एग्ज़ाम के अंदर 5 मार्कर आ रहा है तो 5 मार्कर की तरह ही पढ़ना है। तो उस पर अपन अलग बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टैंडर्ड बुक्स के साथ। स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ट होती हैं, लेकिन उनको तो ये नहीं पता ना स्टैंडर्ड बुक को कि एग्ज़ाम के अंदर 2 मार्कर 5 मार्कर में क्या पूछेगा, 10 मार्कर, वो तो एकदम डिटेल में अपनी नोट्स होते हैं। तो ये चीज़ अपन आज समझेंगे। चलते हैं पेपर के यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 में आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के हैं 3 पार्ट। हिस्ट्री के 3 पार्ट में से यदि अपन देखें, एक अपना मतलब राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सेकेंड मतलब इंडिया की, और थर्ड है जो मॉडर्न वर्ल्ड की। अब सर इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी पार्ट सी को होना चाहिए। पार्ट सी को ही क्यों होना चाहिए सर? इससे तो काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इससे एक 2 मार्कर आएगा, एक 5 मार्कर आएगा, एक 10 मार्कर आएगा। जितना मैंने पिछले पेपरों के अंदर एनालाइज किया है
तो ज़्यादातर इसमें है ना 12 से लेके, क्योंकि कई बार ये फेब मारकर चला भी जाए, तो 12 से लेके 17 नंबर तक के क्वेश्चन इससे आते हैं। अब टॉपिक देखो, रेनेसा, रिफॉर्मेशन, और फिर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एशिया और अफ्रीका कॉलोनिज्म और वर्ल्ड वॉर। तो आप गिनती के 8 से 10 टॉपिक हैं। 8 से 10 टॉपिकों का एक बार बढ़िया से 2 से 3 पेज का आपने ना 2-3 जगह से नोट्स बना लिया ना, तो ये पार्ट आपका इतना आसानी से ना 17 नंबर कवर कर देगा, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर देगा। अब आप बोलोगे सर कि कहाँ से पढ़ें, तो देखो हमेशा आपके पास 3 ही ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। पहला है आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो, जो भी कोचिंग आपको अच्छी लगे उसके नोट्स पढ़ सकते हो। कोचिंग में देखो टीचर्स होते हैं, सब कोचिंग के टीचर्स अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट के बाद बच्चे जो बोलेंगे कि हाँ सर ने बढ़िया पढ़ाया था, तभी तो उनको मज़ा आएगा, तो वो अपना मटेरियल फॉलो करते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। सेकंड, आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं, और थर्ड जो है आप किसी टॉपर के नोट से पढ़ सकते हैं। ये 3 चीज़ें ही जनरली आपके सामने आती हैं। तो वर्ड हिस्ट्री के लिए मैं स्टैंडर्ड बुक को सजेस्ट नहीं करूँगा। एक ऑप्शन और इसमें ये होता है NCERT, और NCERT मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं 1-2 एग्जामिनर से मिला भी हूँ, और उनका हमेशा ये रहता है कि बच्चे को NCERT पढ़ के आनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए। लेकिन राजस्थान में तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो मतलब कि NCERT से मतलब रिपीट होते हैं, तो NCERT आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। टॉपर्स के नोट्स यहाँ पे किसके काम आएंगे, तो 2018 का एग्ज़ाम था, उसके अंदर रैंक 4 आई थी, जिनका नाम है श्रेयांश कुमार सर। तो इनके जो मैंने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर है ना नोट्स डाल भी रखे हैं, और मैं अभी आज जो टेलीग्राम जो लिंक दी हुई है उस पर अभी इसको वापस से अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको ऊपर से ढूंढना ना पड़े। तो इनके जो वर्ड हिस्ट्री के नोट्स थे वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला ये जो टॉपिक है ना, इसके भी नोट्स सर के बहुत ही बढ़िया हैं, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं। यदि आपने कहीं से एक बार वर्ड हिस्ट्री को समझ रखा है तो उनके नोट्स मोर देन सफिशिएंट होंगे। उसके अलावा आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़े नहीं थे इस पार्ट में, तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं अपन इंडियन आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक पे। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक पे आ जाते हैं ना, तो ये तो देखो ये टॉपिक है ना, ये अलग से मेंशन्ड है, रिलीजियस मूवमेंट वाला। यदि इतना अलग से टॉपिक यदि कोई मूवमेंट है, देखिए ये भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है, और इनको आप ना 1-2 जगह से पढ़ो, मिनिमम 2 सोर्सेज से पढ़ो। मिनिमम 2 सोर्सेज से पढ़ने का कारण क्या है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि इतना फोकस किया जा रहा है, जैसे मतलब कि पूरी हिस्ट्री एक तरफ और ये ना सोशल मूवमेंट एक तरफ, तो मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट तो है, तो मिनिमम आप 2 जगह से करो। मैंने कहाँ से किया था, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है, उसके नोट से मैंने इसको पढ़ा था। उसके अलावा मैंने NCERT से इसको पढ़ा था। उसके अलावा ना मतलब कि मैंने इसको स्पेक्ट्रम से भी पढ़ा था। ये 3-4 सोर्सेज रहे थे जिन पे ना मैंने पढ़ा था। इसके अलावा ना मतलब आप 1-2 सोर्सेज को और भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैंने इतना क्यों किया, क्योंकि यार मुझे लगा था कि इन टॉपिक से क्वेश्चन है ना ज़रूर बन के आना चाहिए। इसको अपन अलग से ना मतलब कि तैयार कर सकते हैं, और ये जो रिलीजियस मोमेंट की जो बातें हैं वो अपन ऐसे के अंदर और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अपनी मतलब जो इथिक्स वाला पेपर है उसके अंदर भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसलिए मैंने इस मतलब कि चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा था। अब मतलब आप इससे एग्री कर सकते हो नहीं कर सकते कि सर आप एक एक टॉपिक के मल्टीपल सोर्सेज क्यों पढ़ रहे थे। मैं सारे एस्पेक्ट को कवर करने के लिए पढ़ रहा था, जो इस एग्ज़ाम के लिए शायद ना इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लिया। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है जो सिंघानिया सर की बुक है। तो सिंघानिया सर की जो बुक है उसका मतलब आप वहाँ से पढ़ सकते हो, और बहुत बढ़िया सिस्टम है, वहाँ से पढ़ लोगे, ये स्पेक्ट्रम से हो जाएगा। इस पार्ट को भी आप टाइम दे सकते हो। उसके बाद आती है राजस्थान की मतलब हिस्ट्री। अब राजस्थान की हिस्ट्री देखो, मेरे 2 पर्सपेक्टिव हैं इससे, आप एग्री करो नहीं करो वो आपकी इच्छा है। पहली बात मेरे को मानना है कि इतने बड़े पार्ट को पढ़ने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, और इससे केवल 20 से 22 मार्क्स के क्वेश्चन ही आते हैं। तो यदि आप नॉर्मल भी पढ़ के जाओ तो आप 10-15 मार्क्स इसमें स्कोर कर लेते हो। बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ के गए तो ना मतलब कि 15 से 18 नंबर, मतलब 4 से 5 नंबर से ज़्यादा का गैप आता नहीं है। तो आप पढ़ सकते हो इस पार्ट को, लेकिन कितना पढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर सेकेंड एस्पेक्ट ये भी है कि यदि अपन राजस्थान वाला पार्ट है ना, उससे जब क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट करके आते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को फील आता है कि ये राजस्थान के कल्चर को बहुत अच्छे से जानता है, तो वो फिर है ना मतलब अच्छे नंबर देने की कोशिश करता है। तो मेरा ये फोकस रहता था कि देखो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है ना, इसको मैं ना थोड़ा सा कम पढ़ता था। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू स्ट्रक्चर का एक पेज का नोट्स बना दिया था।
मेरे को जैसे ही वो मेरा एक पेज का नोट्स मिला मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक है ना नीचे दी हुई है, ठीक है। बाकी आप ना प्री हिस्टोरिक जो है ना वो तो ना मतलब लिमिटेड सही है। आप देखोगे ना 3-4 है ना वो मतलब कि एरा है, उन 3-4 एरा के अंदर 3-4 ही वेब मतलब साइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन इससे पक्का आए हैं। पिछली बार जैसे प्रेजेंट मोमेंट से आ गया था, तो इससे 1-2 क्वेश्चन है ना पक्का आएंगे। तो इस चैप्टर को आप ना बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो और इसमें गिनती के टॉपिक्स हैं, जैसे प्रेजेंट मोमेंट 1, ट्राइबल 2, पॉलिटिकल अवेकनिंग जो अपना मतलब ये जो बनने स्टार्ट हो गए थे वो है, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर कुछ कुछ अपनी मेन इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुई थी उनको, और लास्ट में जो इंटीग्रेशन वाला 5-6 टॉपिक के अंदर आपको ये बहुत कुछ अच्छा सा मिल सकता है। फिर ये जब भी टॉपिक पढ़ो ना तो इसमें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें याद मत करना, गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, इस तरीके की चीज़ें ना एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। या तो उनका क्वेश्चन आएगा जैसे गोगा जी के बारे में कोई भी 4-5 इंपॉर्टेंट बातें हों वो बताओ, या फिर आपको इम्प्लीकेशन बढ़िया बताना है। जैसे बाबा रामदेव के बारे में आ गया तो उनके ना मतलब कि कौन फॉलो करता है, कौन सा मतलब कि सोसाइटी सेक्ट मतलब उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनको पीर क्यों कहा जाता है, सामाजिक सौहार्द कैसे बनाते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा लिखना है। तो ये अपन ने थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से हिस्ट्री की बात कर ली। यदि अपने को समय मिलेगा तो अपन इसके बारे में और डिटेल से भी बात करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे ये दोनों चैप्टर हैं, ये किससे हैं, अपनी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वाले चैप्टर से हैं। उसके बाद यदि अपन देखें ये सेंट्रल स्टेट फाइनेंस रिलेशन और ये रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये जो तीनों सेक्शन हैं वो किससे हैं, जो अपना फाइनेंस वाला जो चैप्टर होता है ना उस चैप्टर से ये बिलोंग करते हैं। फिर यदि आप इनके नीचे आप देखने लग जाओगे तो ये सोशल सेक्टर है जो HRD सेक्शन के नाम से मतलब अपन जानते हैं, वहाँ से इन्फ्लेशन वाला कैलकुलेशन वाला मतलब एक जनरल सेक्शन के अंदर आता है। तो आप देखोगे ना 2-3 चीज़ों के अंदर मतलब आपको देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का बहुत कम पार्ट इसके अंदर है। तो ये जो चैप्टर इनको ना करने के लिए एक तो आपको करंट अफेयर को लगातार फॉलो करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं ना वो करंट से जुड़े हुए आते हैं। इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ी, मैंने जो UPSC के लिए जो सोर्सेज होते थे उनसे पढ़ी। तो मैंने कहाँ से पढ़ी, जो अपने मरनाल सर है ना उनसे पढ़ी। अब लेकिन मरनाल सर का तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो अब वो तो पूरा आप फॉलो नहीं कर सकते। तो पूरा फॉलो नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, आजकल जैसे कि ना मतलब विवेक सिंह सर की बुक आ रही है, और जो श्री राम IAS कोचिंग है उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने मतलब अपनी इकोनॉमिक्स की बुक लिखी थी, और उनकी बुक है ना छोटी भी है, तो वहाँ से भी आप है ना मतलब ये टॉपिक पढ़ सकते हो। बस टॉपिक से आपको भटकना नहीं है, तो ये टॉपिक हो जाएंगे। और जो कुछ लोगों का मतलब ये भी है, जैसे स्टूडेंट से मैंने बात की इस बार वाले से कि उन्होंने मरनाल के अंदर से पढ़े। फिर मैंने कहा यार मरनाल सर के तो 1000 पेज के नोट्स हैं, तो बोले सर जो हमारे RS वाले जो टॉपिक दिए हुए हैं ना वो तो 200 पेज के भी नहीं हो रहे हैं, मतलब 150 पेजेस के अंदर वो कवर करा देंगे। तो आप ये भी कर सकते हो, मरनाल सर के नोट्स लिए, इंडेक्स में देखा कि ये टॉपिक कहाँ है वो निकाल लिया। अदरवाइज़ आप श्री राम IAS और विवेक सिंह की सर की जो बुक है उनमें से एक फॉलो कर सकते हो। अब इन तीनों में से कोई एक को ही फॉलो करना है, 3 का नाम बता दिया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों के तीनों फॉलो करने लग जाओ। वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत कम छोटा सा पार्ट है इसका, इन तीनों इंस्टीट्यूट का रोल आपको याद कर लेना है। फिर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में आते हैं ना, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में जो इकोनॉमिक रिव्यू आता है इंडिया मतलब जो राजस्थान का, उसको आपको ज़रूर पढ़ना है। उसके अलावा जो करंट अफेयर जो आते हैं ना उनको पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए पहले बार बार जैसे बात आई थी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ना मैं जानबूझ के ना मतलब जानबूझ के क्या मतलब कि मैंने एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए ना मूमल मैगजीन को ना मतलब कि जनरली ना राजस्थान के लिए पढ़ा था मतलब कि, और इसमें मैं अवॉइड करता था कि केवल स्पेशली करंट अफेयर वाले सेक्शन के लिए ना आप कोचिंग के नोट्स को फॉलो ना करें। ये मेरी मतलब एक एज ए ब्रदर एडवाइस है। बाकी पार्ट में जैसे मैंने बताया आप कोचिंग का जो नोट्स हैं उनको पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर में ना पढ़ें। और लेकिन यदि आपको फिर भी पढ़ना है तो आपकी लाइफ आपके रूल, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन सोशियोलॉजी वाले पार्ट पे। इन तीनों पार्ट के लिए आपके लिए क्या हो, इन तीनों पार्ट के लिए आपके पास 3 सोर्सेज होंगे मेनली, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक वाला ऑप्शन है उसको मैं काट देता हूँ क्योंकि छोटा सा पार्ट है, उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ने लगे तो आप मतलब कि परेशान हो जाओगे। एक तो आप NCERT पढ़ लो, ठीक है। दूसरा आप NIOS के नोट्स को है जो पढ़ सकते हो। तीसरा आप जो कोचिंग के जो नोट्स हैं ना उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो ऊपर वाले 2 सब्जेक्ट थे ना हिस्ट्री और मतलब कि अपना इकोनॉमिक्स,
उसमें मैं ना मेनली ना जो ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट हैं दोनों के दोनों, तो इनकी ना मतलब स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करने की मैं कोशिश से करता था। यानी जो तीसरा पार्ट है इसके लिए मैं ना ज़्यादा परेशान नहीं होके, मतलब मैं ना मतलब कि कोचिंग के जो अलग अलग कोचिंगों के नोट्स हैं वहाँ से मैं इसको पिकअप कर लेता था। तो मैं जिस टाइम पे पढ़ा था तो उस टाइम के हिसाब से बताता हूँ। ये जो टॉपिक्स हैं मेनली ये आपको किसी भी एनसीईआरटी किसी भी एनआईओएस वाले में मिल जाएंगे। और उस टाइम पे एक निर्माण आईएएस के जो नोट्स थे ना वो चलते थे, तो वो ना मतलब कि मेरे को काफ़ी ठीक लगे थे, मतलब शॉर्ट से नोट्स लगे थे और उनको मैं आराम से पढ़ सकता था। अब ये जो टॉपिक है ना, ये तो टॉपिक है ना इम्पोर्टेंट है, इसको आप ना मतलब कि या तो जो लक्ष्य की बुक आती है उससे पढ़ सकते हैं। हालांकि लक्ष्य की बुक डिटेल में ज़्यादा है, तो आप जो दक्ष पब्लिकेशन की बुक है ना वहाँ से इन छोटे छोटे टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। राजस्थान वाला पार्ट है ना, जो राजस्थान मेनली जो पार्ट है, उसके लिए मैंने क्या किया था कि दक्ष वाली किताब को पढ़ा था और साथ में लक्ष्य वाली किताब लगता था। लक्ष्य की किताब मोटी बहुत थी यार, तो ना मतलब मेरा ये था कि यार यूपीएससी की तरफ ज़्यादा मैं टिल्टेड था, तो मेरे को लगता था राजस्थान इतना पढ़ लें कि अपना काम मतलब चल जाए, अपने को टॉप नहीं मारना है। तो मैं ना मतलब दक्ष वाली बुक पढ़ता, लेकिन दक्ष वाली बुक है ना शॉर्ट में होने के कारण क्या है ना, पॉइंट्स आपस में टूटे हुए होते थे। जब वो पॉइंट्स टूटे हुए होते थे तो मैं क्या करता कि मतलब कि उसको लक्ष्य वाली बुक से पढ़ लेता ताकि वो बुक मेरे को समझ में आ जाए। ये जो टॉपिक है ना इसको आपको मेनली ना करंट अफेयर्स के साथ ना लगातार जोड़ के रखना है। इसका मज़ा ही तब आएगा जब है ना मतलब कि डॉवरी से रिलेटेड नए क्या मतलब कि डेवलपमेंट हुए हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन मैनेजमेंट वाले पार्ट पे। मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है ये आपका मोस्टली एनसीईआरटी से पूरा का पूरा कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी आजकल ये जो नई चीज़ें आ गई ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, इनके लिए मैं बोलूँगा आपको ना मतलब कि आप किसी भी कोचिंग के नोट्स के ऊपर है ना डिपेंड हो सकते हो कि यार उनके नोट्स है ना आपने पढ़ लिया, क्योंकि ये कुछ कुछ जो चीज़ें हैं ना एफडीआई जो ये वैसे ना मतलब आपको मरनाल सर के उसमें भी मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी आप ना मतलब ये जो एक स्पेशली ये इतना बड़ा टॉपिक है इसको मैं लो प्रायोरिटी के अंदर इसलिए रखूँगा कि यार इतने सारे टॉपिक हैं और ओनली 20 मार्क्स के लिए, लेकिन फिर भी अपने को पढ़ के तो जाना ही है। इसलिए आप इसमें किसी भी कोचिंग का नोट्स है ना फॉलो कर सकते हैं। अब सर कौन सी कोचिंग का नोट्स फॉलो करें, तो आपके पास स्प्रिंग बोर्ड ऑप्शन में है, तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। और दृष्टि है तो दृष्टि के भी नोट्स है ना, मतलब मैंने उस टाइम तो आई नहीं थी तो मैंने पढ़े नहीं थे, लेकिन मतलब लोग बताते हैं कि इनके नोट्स भी बढ़िया हैं। तो आप इनमें से ना मतलब कि जो भी नोट्स आपके मैनेजमेंट के जो भी नोट्स हैं वो आप इनमें से यहाँ से किसी से पढ़ सकते हो। फिर आ जाते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये जो चैप्टर है ना ये सारे के सारे अपने कहाँ पे हैं, ये अपनी मतलब कि एनसीईआरटी के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक दिए हुए हैं। आप इनको एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। एनसीईआरटी से आप कवर नहीं करना चाहो ना तो ये तो कुछ है ना लिमिटेड से टॉपिक हैं, इन टॉपिक को आप डालना और यूट्यूब के ऊपर है ना मतलब सर्च करना है इनको। जैसे ये टॉपिक लिख दिया आपने ऑडिटिंग, और ऑडिटिंग के बाद आप लिखना आरएएस और उसके बाद सर्च करना। तो यार एक है ना मतलब सीए है जो पहले एस्पिरेंट थे, उन्होंने ये बहुत ही शानदार तरीके से ना यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। तो ना मुझे लगता है कि वो वहाँ से ये चीज़ है ना आपकी ना मतलब काफ़ी हद तक ना मतलब कवर हो जाएगी। उसके अलावा जैसे ये जो नवनिर्माण भारत है एक चैनल जहाँ पे ओमकार जी पढ़ा रहे हैं वो भी बढ़िया करवा रहे हैं, और जो भास्कर जीके करके है ना उस चैनल पे जो भास्कर हैं वो भी है ना मतलब इनको कवर करवा रहे हैं। तो इन टॉपिक के लिए मैं कहूँगा कि एक ये छोटे से टॉपिक है, गिनती के है ना 10 से 12 टॉपिक है, इनके बारे में अच्छे से रिसर्च करके ना खुद के नोट्स बनाओ इसमें, खुद के नोट्स, क्योंकि ये मतलब 10-12 टॉपिक्स में आपको 20 नंबर मिल रहे हैं, इसलिए खुद को बनाने के लिए बोला। यहाँ पे इतने सारे टॉपिक हैं, इसलिए मैंने क्या कहा आपको किसी भी कोचिंग का जो नोट्स है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी कोचिंग का मतलब फिर आपकी जो बाकी कोचिंग है तो जैसे कि ना मतलब सम्यक, एलन, लक्ष्य, जो भी कोचिंग है उनका फॉलो कर सकते हैं। और देखो किसी का नोट्स फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 कोचिंगों के नोट्स रख लो, जिसमें से आपको लगे कि यार इसका नोट्स ठीक है उसका पढ़ लो, और जिसका ठीक नहीं लगे तो उसमें कुछ ना कुछ चैप्टर तो काम का होगा, उसको निकालो, उसके 2-4 पेज फाड़े और बाकी नोट्स को आपने किसी को दे दिए। ठीक है, तो ऐसा आप काम कर सकते हो। तो ये पेपर 1 में अपन जो तीनों पार्ट थे ना उसके बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, इसके बाद भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो कि सर ये वाला पार्ट कहाँ से करें, कैसे करें, उन चीज़ों के बारे में आप मतलब कमेंट करें। कमेंट मतलब आपके हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए,
कभी भी मतलब नेगेटिव कमेंट और एक है ना मतलब नॉन स्टूडियस जैसे कमेंट करने से है ना मतलब लाइफ में कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, खुद में भी नेगेटिव आएगी, आसपास के इलाके में भी नेगेटिव आएगी। तो सभी भाई लोगों से बस यही उम्मीद है, अच्छे से पढ़ते रहो और इस बार एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देनी है। बाकी जो भी डाउट होंगे टाइम टू टाइम मैं आपके क्लियर करता रहूँगा। ओके, तब तक आपको ऑल द बेस्ट, जय हिंद।